नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th की साइंस की बुक का चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले एसिड के बारे में बता रखा है, पढ़ लेते हैं। बोला दीज आर द सब्सटेंसेज विच हैव सोर टेस्ट। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो सोर यानी कि कड़वा होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो, या खट्टा होता है। ठीक है, ये जो है टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में। ठीक है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को ये रेड कलर में बदल देती हैं, यानी कि अगर लिटमस सॉल्यूशन में इनको डाला जाएगा तो इनका जो कलर है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और दे गिव H प्लस आयंस इन द एक्यूज सॉल्यूशन। एक्यूज सॉल्यूशन में ये H प्लस आयंस देते हैं। ठीक है, और द टर्म एसिड हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। तो ये जो वर्ड है एसिड, ये एक वर्ड लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस, उससे निकाला गया है, उससे ढूंढा गया या उससे बनाया गया। इसका मतलब होता है सोर। ठीक है, सोर का मतलब क्या होता है? कड़वा या खट्टा। ठीक है ना, तो उस चीज से ये बनाया गया। तो इसका मतलब है कि एसिड जो होंगे बाय नेचर वो सोर होंगे, यानी कि खट्टे या कड़वे होंगे। ठीक है ना, तो अब तक आपको समझ में आ गया कि जो भी एसिड होगा उसकी तीन प्रॉपर्टीज होंगी। एक तो वो कड़वा या खट्टा होगा, दूसरा वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कलर में चेंज करेगा, और तीसरा वो H प्लस आयन छोड़ेगा एक्यूज सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये सारा एसिड्स के बारे में था। आज हम कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपको सबसे पहले दे रखा है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। H2SO4 जिसको किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है ये। ठीक है, और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम है, आपको याद रखना है। केमिस्ट्री में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि साइंस में हर जगह याद रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिक्स वगैरह में कुछ फॉर्मूलास और रूल्स के अकॉर्डिंग भी चीजें लॉजिक्स पे भी चल जाती हैं, बट यहाँ पर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है जिसको किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं, और HNO3 दे रखा है, नाइट्रिक एसिड भी दिया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वीक एसिड की। वीक एसिड में आपके CH3COOH यानी कि मिथेनोइक एसिड है। ठीक है, जो कि चींटी के डंक में भी मिलता है। ऑक्सेलिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है। ठीक है, ये तीनों एसिड्स आपके वीक एसिड्स होते हैं, यानी कि काफी कमजोर होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स का नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स में कई बार पूछ लेता है, या इनके नाम देकर ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल्स के रूप में पूछ सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिर आपका बोला कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड क्या होते हैं। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी ऐसा एसिड जिसके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है, उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। ठीक है, गाढ़ा एसिड आप बोल सकते हो जिसको हिंदी में। और डाइल्यूटेड एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर होता है और लेस अमाउंट ऑफ एसिड होता है। आपके गली कूचों में वो जो एसिड बिकने के लिए आता है टॉयलेट क्लीन करने के लिए, वो एक डाइल्यूटेड एसिड होता है। उसमें 90% अमाउंट जो होता है वो वाटर का होता है, और अप्रोक्सीमेटली 10% जो होता है उसमें वो एसिड होता है। तो ऐसे एसिड को जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर हो और लेस अमाउंट ऑफ एसिड हो, उसको डाइल्यूटेड एसिड बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं बेसिस की। ठीक है, हमारा जो टॉपिक था, आपको अगर ध्यान हो तो एसिड बेसिस और सॉल्ट था। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड हमने पढ़ लिया है, अब हम बेसिस और सॉल्ट को पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा डिटेल में। ठीक है, उसके बाद हम इन डेप्थ थोड़ा धीरे धीरे चैप्टर में जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें और ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में होती जाएंगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एसिड के बाद बेसिस की। तो बेसिस बोला दीज हैव द सब्सटेंसेज विच आर बिटर इन द टेस्ट एंड सोपी इन नेचर। तो बिटर मतलब कड़वे होते हैं। ठीक है, सोर जो था वो आपका खट्टा था, बिटर यहाँ पर कड़वा है। ठीक है, दीज आर द सब्सटेंसेज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। तो ये जो होते हैं वो टेस्ट करने में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, और सोपी इन टच, टच करने पे सोपी नेचर के होते हैं। जैसे सोप होता है ना, फिसलता है साबुन, वैसा होता है टच करने पे। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये आपके डिटर्जेंट पाउडर्स होते हैं, लाइक निरमा हो गया, रिन हो गया, ये सारे जो डिटर्जेंट पाउडर्स होते हैं ये एक बेसिस का ही फॉर्म है। ठीक है, इनसे कपड़े धुलते हैं। तो दीज आर द सब्सटेंसेज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। बिटर होते हैं टेस्ट में कड़वे, और सोपी होते हैं टच में। ठीक है, ये टर्न कर देते हैं रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू। ध्यान रखिएगा कि आपका जो एसिड है वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड करता था। ठीक है, जबकि ये जो बेसिस है वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देते हैं, उनके जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं। वो H प्लस आयन देते थे, ठीक है, एक्टिव सॉल्यूशन में, और ये वाला जो है वो OH माइनस आयन देगा और एक्टिव सॉल्यूशन में। तो ये बहुत ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, थोड़ा सा याद रखेंगे, ऑलमोस्ट अपोजिट है एक दूसरे के दोनों। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की। NaOH है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Ca ब्रैकेट में OH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम है, याद होने चाहिए आपको। वीक बेसिस में आपके NH4OH दे रखा है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। एल्कलीज क्या होते हैं उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है, बोला दीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वो
बेसिस होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, जो पानी में अच्छी तरीके से घुल जाते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। ऐसे बेसिस जो पानी में अच्छी तरीके से घुल जाए उनको एल्कलीज बोलते हैं। और कुछ ऐसे बेसिस भी होते हैं जो पानी में अच्छी तरीके से नहीं घुलते हैं, तो उनको आप एल्कलीज नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल के लिए एल्कलीज में दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हम ऊपर पढ़ के भी आए अभी भी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर। फिर आपके बात करते हैं सॉल्ट की। तो दीज आर द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। जब एसिड और बेसिस को मिला दिया जाता है और उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। यानी एसिड और बेसिस को मिला के सॉल्ट बनता है। एग्जाम्पल है NaCl, ठीक है। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जो हमारा खाने का नमक होता है। फिर KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी एक आप तरीके से कह सकते हैं सॉल्ट होता है। बट NaCl जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है और इसको हम खाते हैं, हमारा खाने वाला नमक होता है ये, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। बोले दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं किसी भी चीज के बारे में, बताते हैं कि उसका जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है, और इस ऑर्डर में वो इंडिकेट कर देते हैं कलर को या स्मेल के थ्रू कि जो सब्सटेंस है वो किस टाइप का। लिखा है ना, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच चेंज देयर कलर या स्मेल, अपना कलर और या चेंज कर देते हैं स्मेल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स हैं आपके, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, आप ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स जो आपके होते हैं वो नेचर में फाउंड किए जाते हैं, पाए जाते हैं प्लांट की फॉर्म में, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर जो केमिकल सब्सटेंसेस के रूप में पाए जाते हैं। और ओलाफैक्टरी जो इंडिकेटर्स हैं वो डिफरेंट ऑर्डर, यानी कि जो गंध होती है इनकी, यानी कि स्मेल कह सकते हो आप, वो होता है एसिड और बेसिस का, वो अलग अलग होता है इनमें। तो ये तो नेचर में पाए जाते हैं, इनको हम केमिकली बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है वो इनके ऑर्डर में चेंजेस होता है एसिड और बेस के लिए, यानी आप इनके गंध से, इनके महक से आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लिटमस लिटमस पेपर की, रेड कैबेज की। रेड कैबेज यानी लाल पत्ता गोभी के पत्तों की, ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं। फ्लावर्स ऑफ हाइड्रोजीनिया प्लांट और टर्मरिक यानी कि हल्दी, ठीक है। ये सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो नेचर में बाई डिफॉल्ट पाए जाते हैं। आप इनसे पहचान सकते हो कोई भी चीज एसिड है या बेस है बाई नेचर, ठीक है। और वो कैसे पहचानोगे उसके लिए नीचे तरीका बता रखा है कि क्या कलर या क्या स्मेल बदलती है, यहाँ पे पूरी टेबल दे रखी है। और मैंने आपको DDT का रूल बताया था पिछली क्लास में कि DDT का रूल हमारा एक बहुत ही जाना माना रूल है जिसको मैंने खुद बनाया है, जिस रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंस, डेफिनेशन और टेबल, D फॉर डिफरेंस, D फॉर डेफिनेशन, D फॉर टेबल, ठीक है। D फॉर डिफरेंस, D फॉर डेफिनेशन, डिफरेंस, डेफिनेशन एंड T फॉर टेबल। D फॉर डिफरेंस, D फॉर डेफिनेशन, D फॉर टेबल, ठीक है। डिफरेंस, डेफिनेशन, टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DDT, D फॉर डिफरेंस, D फॉर डेफिनेशन एंड T फॉर टेबल। तो डिफरेंस, डेफिनेशन और टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज में, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताऊंगा कि जैसे लिटमस, रेड कैबेज लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट और टर्मरिक जो है वो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, उसी तरीके से आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, मिथाइल ऑरेंज और पेनोप्लेथिन, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे आप। इसको हम मैनमेड है, तो मनुष्य खुद बनाते हैं केमिकल्स के थ्रू फैक्ट्रीज वगैरह में, ठीक है। और इसके बाद आपके ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स तो मैंने आपको बताई दिया कि ऑर्डर या स्मेल के थ्रू आप पहचान सकते हो कि एसिड होते कि बेस होते हैं। अब इनकी पहचान यहाँ बता रखी कि इंडिकेटर्स के नाम यहाँ दिए हुए, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं ये। स्मेल या जो नेचर है उनका एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन में कैसा होगा, वो बता रखा है। लिटमस जो है वो रेड कलर का होगा, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर का हो जाएगा। रेड कैबेज यानी कि लाल पत्ता गोभी के जो पत्ते हैं वो रेड कलर के होंगे एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन में वो ग्रीन कलर के हो जाएंगे। फ्लावर्स ऑफ हाइड्रोजन ब्लू कलर का होगा एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर का हो जाएगा। और टर्मरिक यानी जो हल्दी है उसका कोई भी चेंज नहीं होगा एसिड में, ठीक है, जबकि बेस में वो रेड कलर का हो जाएगा। तो ये सब चीज आप ध्यान रखेंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बोला था कि पेनोप्लेथिन जो होता है वो कलरलेस हो जाता है किसके अंदर, एसिड के अंदर, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस हो जाता है। और बेसिक में ये किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का। मिथाइल ऑरेंज में रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड कलर का हो जाता है एसिड के सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर का हो जाता है। इसकी बाद बात करते हैं ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स की, ठीक है। ओला फैक्ट्री इंडिकेटर जो है वो कैसे हो जाते हैं, ओनियन, ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स में आपका ओनियन है, ठीक है। ओनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल अलग होती है एसिड में, और जो बेस होता है उसमें तो कोई स्मेल ही नहीं आती है, ठीक है। वेनिला एसेंस इसी तरीके से रिटेन करता है स्मेल, ये नो स्मेल करता है बेस के अंदर। और क्लोव ऑयल जो है वो रिटेन करता है स्मेल और लूज कर देता है स्मेल, किसमें, बेसिक में। तो ये पूरी टेबल आपको याद रखना है। DDT का रूल आपको मैंने बहुत बारी बता दिया, रिपीट कर दिया। डिफरेंस, डेफिनेशन और टेबल हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो ये एक टेबल है जिसको आपको याद करना है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ लेते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड विद बेसिस, दोनों के साथ कैटेगरी दे रखी है कि जब भी बोल रहा है एसिड के साथ रिएक्शन करता है मेटल, तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। लिखा है ना, एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस में
हाइड्रोजन गैस निकालेगा। जबकि अगर हम बेसिस के साथ बात करें तो बेसिस के साथ मेटल जब भी मिलता है तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस ही निकालता है, यानी दोनों ही केसेस में सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस ही निकालता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक के एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और उसके साथ जिंक को मिलाया जा रहा है जो कि एक मेटल है, तो जिंक क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा और हाइड्रोजन को साइड निकाल देगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसी तरीके से यहाँ पे बेसिस में भी क्या होगा, बेसिस प्लस में मेटल अगर आप मिलाते हो तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो वो यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, सोडियम जिंकेट बोल रखा है इसको, ये जो बन के आया है। तो इस तरीके से कभी भी अगर हम एसिड को या बेस को मिलाएंगे मेटल के साथ तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल्स, इट बर्स्ट विद द पॉप ऑफ साउंड। बोला जब भी आप हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, टेस्ट करना चाहेंगे, तो आप एक बर्निंग कैंडल यानी जलती हुई कैंडल को आप लेके आएंगे जहां से गैस निकल रही है उसके पास, तो वहां पर एक बबल्स टाइप में निकलेंगे और बर्स्ट होगा विद पॉप ऑफ साउंड, यानी एक पट पट की आवाज आएगी, जिससे आपको पता चलेगा। क्योंकि हाइड्रोजन जो बहुत ज्यादा ही हाईली रिएक्टिव होता है तो तुरंत आग पकड़ता है, तो इसलिए वो जो बहुत बर्निंग विग्रसली बहुत तेजी से जलने लग जाएगा। जो मोमबत्ती का कैंडल है वो आसपास का जो एनवायरमेंट में हाइड्रोजन गैस होगा उसकी वजह से बहुत तेजी से आग पकड़ेगा साइडों में। कोई रिस्क ही नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन आवाज साथ में आएगी, पट पट पॉप ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगा, तो इससे आप टेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मौजूद है आसपास। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये काफी तेजी से जल रहा है, जो कैंडल है वो काफी तेजी से बर्न होगी पॉप ऑफ साउंड के साथ। ठीक है, तो इससे टेस्ट हो जाएगा, चेक हो जाएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब बोला रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का विद एसिड एंड बेसिस। पहले मेटल के साथ चेक किया ऊपर, यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड और बेसिस का रिएक्शन। तो एसिड प्लस में मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आप मिलाते हो तो सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर निकलेगा। ठीक है, और अगर बेस प्लस में मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाओगे तो नो रिएक्शन होगा, यानी बेस के साथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाने पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता, जबकि एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाने पर क्या निकलता है, सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर निकलता है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे वीडियो को पॉज करके। बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू द लाइम वाटर। इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड ये निकलती है, आप देख रहे हैं ना इन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जब भी हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाते हैं एसिड के साथ, तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर भी निकलता है। बट कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे चेक कर सकते हैं, बोला कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर यानी चूना पत्थर का जो पानी होता है उसके थ्रू आप इसको पास आउट कर सकते हो, और पास करने पर जो है आपका लाइम वाटर जो टर्न हो जाएगा मिल्की, यानी थोड़ा सा मिल्की कलर का हो जाएगा। तो व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास, जब बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है तो मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, इसका भी यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर, जब एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और प्लस में वाटर निकलेगा। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब भी एसिड और बेस को मिलाते हैं तो आपको पता है कि सॉल्ट बनता है, बट वो सॉल्ट कई तरीके का बनता है, वो हम थोड़ा सा नीचे अब यहाँ पे टेबल में पढ़ने वाले हैं। तो बोला रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस का नेचर दोनों का आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को हमेशा काटने की कोशिश करते हैं, यानी अपोजिट जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के प्रभाव को, इफेक्ट को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल रिएक्शन का नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो वो तो ठीक है, बट अभी थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा थोड़ा सा इफेक्ट तो उसका होगा ही। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि जैसे दो ताकतवर इंसान अगर आपस में लड़ते हैं तो अगर ताकत बराबर है तब तो कोई किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, या दोनों एक दूसरे को बराबर ही चोट पहुंचाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई ज्यादा पावरफुल होगा उन दोनों में से तो फिर जो ज्यादा पावरफुल होगा उसका तो कुछ इफेक्ट होगा ना, तो वही चीज यहाँ पर होने वाला है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O, ठीक है, वाटर निकल रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये आपका NaCl एक सॉल्ट है, तो आपने ऊपर पढ़ा ही था, ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड और बेस को जब मिलाएंगे तो यहाँ पर सॉल्ट तो निकलना है और वाटर भी निकलेगा, यहाँ पर रिएक्शन में साफ मेंशन है इस चीज का। बट नीचे अगर आओ, बोला इफ यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट तो निकलेगा, लेकिन जो सॉल्ट होगा उसका नेचर जो है वो एसिडिक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाने पे एसिडिक सॉल्ट निकलेगा। ठीक है, वाटर तो निकलेगा ही, रिएक्शन वही होगा, फिर से बार बार बोल रहा हूँ,
सॉल्ट प्लस में वाटर निकलेगा, लेकिन जो सॉल्ट निकलेगा उसका नेचर जो होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है ना, और वाटर निकलेगा। वीक एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस निकालोगे तो बेसिक सॉल्ट प्लस में वाटर निकलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस निकालोगे तो न्यूट्रल सॉल्ट निकलेगा, प्लस में वाटर निकलेगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे इसलिए न्यूट्रल हो जाएगा। और दोनों ही वीक होंगे यानी कि वीक एसिड और वीक बेस होगा तो भी न्यूट्रल सॉल्ट निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग है, जैसे यहाँ एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक नेचर है, और वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक नेचर होगा सॉल्ट का, ठीक है। और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो जाएगा, दोनों ही वीक है तो भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है। और वाटर तो निकल ही रहा है क्योंकि रिएक्शन में ऊपर ही मेंशन कर रखा था, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बोला रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन किसके साथ, एसिड्स के साथ। तो मेटेलिक ऑक्साइड जो होती हैं वो बेसिक होती हैं नेचर में, यानी बेस होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर उनका जो नेचर आप चेक करेंगे तो बेसिक होती है नेचर में। तो एग्जांपल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड साथ बेसिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ मिलेगा, ठीक है, तो सॉल्ट प्लस में वाटर निकालेगा, क्योंकि ये मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक हो गई नेचर में, बेस प्लस में एसिड जब भी मिलेगा तो सॉल्ट निकालेगा, ठीक है। अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि बेस और एसिड जब भी मिलेगा तो सॉल्ट निकालेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड जब मिलेंगे तो सॉल्ट प्लस में वाटर निकलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा तो भी कैल्शियम क्लोराइड बनेगा जो कि एक सॉल्ट है ना। तो मेटेलिक ऑक्साइड और जब भी एसिड मिलेगा तो सॉल्ट प्लस में वाटर निकलेगा, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट निकलेगा, और बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जबकि मेटेलिक ऑक्साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मेटेलिक ऑक्साइड के बेसिक नेचर होने की वजह से बेसिक सॉल्ट बनेगा। ये भी हमने ऊपर पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले इस पूरी टेबल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद बोला रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेसिस के साथ क्या रिएक्शन होता है। बोला नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो एसिड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक होती है नेचर में। जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है आपका वो बेसिक होता है नेचर में, यहाँ पे लिखा था ना बेसिक होता है नेचर में मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर बेस प्लस में एसिड मिलके सॉल्ट प्लस में वाटर बना देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिडिक है, जस्ट अपोजिट है, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होती है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होती है नेचर में। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस में बेस मिलाओगे आप तो फिर से वही सॉल्ट प्लस में वाटर बनेगा। एग्जाम्पल उसका यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने मिलाया तो कैल्शियम क्लोराइड और प्लस में जो वाटर है वो आपका बनेगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रिएक्शन ऑफ एसिड, मेटल प्लस में कार्बोनेट जो है वो मिलकर सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर बनाता है, ठीक है। एसिड जो है वो मेटल के साथ मिलेगा तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। एसिड जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलेगा तो सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर मिलाएगा, निकालेगा, ठीक है। और एसिड जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ सॉल्ट प्लस में वाटर निकालेगा, और एसिड जो बेस के साथ सॉल्ट प्लस में वाटर निकालेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको टेबल है पूरी एक तरीके से, ये आपको याद रखना है डीडीटी के रूल के अकॉर्डिंग, डिफरेंस डेफिनेशन टेबल। तो टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद रखनी है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ बेस, अब जब बेस का रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, बेस का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, बेस का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगा तो नो रिएक्शन होगा, और बेस प्लस में एसिड यानी बेस का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो सॉल्ट प्लस में वाटर निकलेगा, ठीक है। बेस का रिएक्शन जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ होगा तो सॉल्ट प्लस में वाटर निकलेगा। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है सब, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है, मैंने आपको डिटेल में पीछे बता दी है सारी चीज़ें, बस आपको याद रखना है इस पूरी टेबल को, ठीक है। ये जितनी भी पूरी टेबल रखे है उसको आपको याद रखना है ताकि पेपर में आने पर आप समझा पाओ कि किसके साथ क्या मिलने पर क्या बनता है, ठीक है। व्हाट डू यू बोला व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, सारे एसिड और बेसिस में क्या कॉमन होता है। देखो जी एसिड जो चीज़ जितनी ज़्यादा एसिडिक होगी उसमें हाइड्रोजन की मात्रा उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए बोला ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयंस इन कॉमन, जितने भी एसिड होते हैं उनमें H प्लस आयंस कॉमन होते हैं, ठीक है। एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, एसिड जो है वो H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी हाइड्रोजन के आयंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उनके एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए, एसिडिक नेचर के लिए, ठीक है ना। और वहीं पर जो बेस होते हैं वो OH माइनस यानी हाइड्रोलिक्स आयन प्रोड्यूस करते हैं कॉमनली, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयंस इन कॉमन एंड ऑल बेसिस हैव OH माइनस आयंस इन कॉमन। तो ये यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, बोल रहा है एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में किस तरीके से क्या काम करते हैं। बोला एसिड प्रोड्यूस करता है H प्लस आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है H प्लस आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और H प्लस आयन जो कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जिससे दे एग्जिट एज H3O प्लस हाइड्रोनियम आयंस के रूप में वो एग्जिट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखा है H प्लस और H2O करके H3O प्लस हो गया, ठीक है।
और बेसिस जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, गिव करते हैं यानी देते हैं OH माइनस आयन, ठीक है। और ये जो बेसिस सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, घुल जाते हैं, उनको एल्कलीज बोलते हैं, पीछे भी हमने पढ़ा था। अब बोल रहा है एक नेक्स्ट टॉपिक में कि वाइल डिल्यूटिंग एसिड्स, जब एसिड को आप डाइल्यूटेड कर रहे हो यानी जब उसमें आप पानी मिला रहे हो तो उसका मिलाने का तरीका नीचे मेंशन किया, फिगर देख के ही समझ में आ रहा है, बट एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। बोला वाइल डाइल्यूटिंग एसिड इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू द एसिड, ठीक है। एसिड जो है वो पानी में मिलाना चाहिए, पानी के अंदर एसिड नहीं डालना चाहिए। क्यों? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और अ बेस इज वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब आप एसिड को पानी के अंदर डालेंगे तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, या पानी में एसिड को डालेंगे, ठीक है, तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने पढ़ा भी होगा, एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब हीट निकलेगी तो उसके थ्रू या तो छींटे आपके आंखों पे, चेहरे पे आ सकते हैं एसिड के, ठीक है, या फिर वो जो कांच है वो स्प्लैश होकर टूट सकता है, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, एसिड के अंदर पानी डालना गलत है, क्योंकि एसिड पहले से काफी गर्म होता है नेचर में, उसके अंदर आप पानी डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी जब तक जाएगा तब तक एसिड उस चीज को उछाल देगा, ठीक है, बर्तन से बाहर स्प्लैश कर देगा, पानी को छिड़क देगा, एसिड को छिड़क देगा, ठीक है, जिससे आपको क्या है दिक्कत हो सकती है, आपका चेहरा जल सकता है। लेकिन अगर वाटर के अंदर आप एसिड को डालते हो तो वाटर का अमाउंट ज्यादा है और एसिड धीरे धीरे इसके अंदर जाएगा, तो जितना एसिड जाता रहेगा उतने एसिड को ये ठंडा करता रहेगा, ठीक है, नॉर्मल करता रहेगा, जिससे कि धीरे धीरे आप एसिड को इसके अंदर मिला दोगे। सो इट इज द करेक्ट वे एंड इट इज द रॉन्ग वे, ठीक है, इट इज द राइट वे एंड इट इज द रॉन्ग वे, ये आपको फिगर के थ्रू समझ आ रहा होगा। बाकी पढ़ लेते हैं इसका बेनिफिट या नुकसान या जो रिजल्ट है वो क्या होगा। बोला इफ द वाटर इज एडेड टू द एसिड, मेरी ही बात को ये बोलेगा, ध्यान देना आप। बोला इफ द वाटर इज एडेड टू द एसिड, अगर वाटर को ऐड किया जाएगा एसिड के अंदर तो हीट जो है जनरेट होगी, वो काउज कर सकती है, यानी कि पहुंचा सकती है नुकसान, मिक्सचर टू द स्प्लैश आउट, जो मिक्सचर है एसिड और बेस को उसको स्प्लैश आउट कर सकती है, यानी बाहर झड़क सकती है, फेंक सकती है उठा के। एंड द काउज बर्न्स एंड द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग, तो ग्लास जो है वो भी ब्रेक हो सकता है और कंटेनर भी टूट सकता है, और जिसकी वजह से एक्सेसिव लोकल हीटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से ग्लास ब्रेक हो सकता है, या पानी आपके एसिड आपके चेहरे पे या आंखों पे आ सकता है। तो इससे आपका चेहरा और आंखें भी खराब हो सकती हैं, और कांच टूट जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी एसिड गिर सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा घातक है, नुकसानदायक है। तो ऐसा ना करें, एसिड के अंदर कभी भी आप पानी ना मिलाएं, आप हमेशा पानी के अंदर एसिड मिलाएं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा और आगे, एडिंग वाटर टू द एसिड में। अब अगर आप एडिंग करते हैं वाटर को, ऐड करते हैं वाटर को, ठीक है, किसके अंदर, एसिड के अंदर, जो कि रॉन्ग वे है। तो अब बोला काउस मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, ठीक है, वो जो मिक्सचर है वो उछल के आपके ऊपर आ सकता है या फिर ब्रेक कर सकते हैं ग्लास का कंटेनर। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऐसा ना करें, हमेशा पानी के अंदर एसिड मिलाएं, दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है। मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद H2O रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन H3O+ आयन और OH- आयन पर यूनिट वॉल्यूम, सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइल्यूशन। तो देखिए डाइल्यूशन क्या होता है, जब आप पानी को मिलाते हैं, H2O को मिलाते हैं, तो रिजल्ट करता है डिक्रीज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन। ये जो हाइड्रोजन के आयन होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन में कमी करता है, हाइड्रोजन के आयन की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम कम करता है, पर मॉलिक्यूल के हिसाब से कम करता है, जिससे क्या होता है जो हाइड्रोजन की पावर होती है थोड़ी कम हो जाती है, तो उसका जो नेचर होता है एसिडिक वो खत्म हो जाता है, ठीक है। जो एसिड का नेचर होता है एसिडिक, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा आप कह सकते हो ज्वलनशील या खट्टा होता है, वो चीज को धीरे धीरे हाइड्रोजन के प्रेजेंस को खत्म कर देता है, और इसकी वजह से इसका नेचर जो है वो थोड़ा सा कम एसिडिक हो जाता है। और इस प्रोसेस को, जिसमें हम एसिड के नेचर को कम करते हैं, इस प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। डाइल्यूटेड एसिड आपने सुना होगा, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया भी था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। बोला स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो एसिड की स्ट्रेंथ है या बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको नापा जा सकता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा, और वो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। बोला यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। ये शो करता है बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन H+ आयंस के अलग अलग सॉल्यूशन में, ठीक है। और वो हम एक बार पढ़ेंगे पीएच स्केल तो हमें समझ में आ जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। पीएच स्केल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोला एक स्केल है मेजर करने का, जैसे आप अपने स्केल से या फुट्टे से कह सकते हैं चीजों को नापते हो, लेंथ वगैरह नापते हो, ठीक है ना, तो उसी तरीके से ये एक स्केल है जिससे मेजर किया जाता है H+ यानी हाइड्रोजन के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को या उसके पावर को, ठीक है। द स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। तो H+ आयंस के यानी हाइड्रोजन के आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को नापने के लिए पीएच स्केल का यूज होता है। P इन द पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस,
इन द जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर। तो जो P है पीएच के अंदर, ठीक है, पीएच स्केल में जो P है इसका मतलब होता है पोटेंज जर्मन भाषा में, जिसका मतलब इंग्लिश भाषा में होता है पावर। तो एक तरीके से आप कह सकते हो पीएच में P जो है वो स्टैंड करता है पावर ऑफ हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि P मतलब होता है पोटेंज, जिसका मतलब जर्मन भाषा में होता है पावर, ठीक है। पोटेंज इज द जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन को ये शो करता है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन की पावर होगी उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, और जितना कम हाइड्रोजन की पावर होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अलग अलग लेवल्स की। पीएच पेपर पे अगर लेवल 7 है आपका, ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसका लेवल अगर 7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। पीएच स्केल पे अगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो 7 से कम है तो एसिडिक होगा, यानी लेस देन 7 है तो एसिडिक नेचर होगा उसका सॉल्यूशन का। अगर पीएच मोर है देन 7 तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, वो बेसिक नेचर होगा सॉल्यूशन का, ठीक है। तो वीक एसिड जो है आपके वो ये सारे हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है आपके वो ये सारे हैं, ठीक है। ये मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ, CH3COOH मिथेनॉइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका वीक एसिड में आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं, और HNO3 नाइट्रिक एसिड आपका आता है इसमें, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर बेसिस की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन आयंस आप देख रहे हो इस तरफ को बढ़ रहा है, ठीक है, एरो बना रखा है इसमें, तो बढ़ने की वजह से इनका जो नेचर है हाइड्रोजन गैस में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनका एसिडिक नेचर भी बढ़ रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन की, ठीक है, बेसिक नेचर की, तो ये वीक बेस है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, एक एसिड को डाइल्यूट करने पे पीएच जो है वो आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि पीएच इंक्रीज होने से जो उसका एसिडिक नेचर है वो खत्म होता है। आप देखेंगे यहाँ पर नीचे पे देखिए, अगर आप पीएच स्केल बढ़ेगा 7 से हम 14 की तरफ जा रहे हैं तो पीएच का लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और इससे इसका डाइल्यूट करने से एसिडिक नेचर खत्म होगा, तो फिर यहाँ पर इस तरफ को बेसिक नेचर हो जाता है जब पीएच लेवल बढ़ने लगता है। तो इसलिए डाइल्यूटेड करने पे पीएच का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, डाइल्यूशन करने से एसिड के। और इसी तरीके से अगर बेस को आप डाइल्यूट कर रहे हो तो पीएच डिक्रीज होगा, पीएच डिक्रीज होने से ये इसका एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। इंक्रीज इन H प्लस आयन, अगर H प्लस आयन बढ़ेंगे तो एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, डाउनफॉल हो रहा है, तो इसलिए एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और अगर आप H प्लस आयंस की तरफ जा रहे हैं, मतलब H प्लस आयंस आप डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, OH माइनस आयंस बढ़ा रहे हो, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं OH माइनस आयंस बढ़ा रहे हैं या H प्लस आयंस को घटा रहे हैं, तो आपका जो नेचर है वो बेसिक होगा, ठीक है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन के आयंस होंगे, जितना ज्यादा H प्लस आयंस होंगे उतना ज्यादा एसिडिक नेचर, जितने कम आयंस होंगे जितना डिक्रीज होगा उतना बेसिक नेचर होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं थोड़ा और आगे। इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ में इसका क्या यूज होता है पीएच का, वो हम जरा देख लेते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं। आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, हमारी जो बॉडी है वो भी 7 से 7.8 पीएच के लेवल के बीच में काम करती है, ठीक है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन, जब किसी वर्षा के पानी का जो लेवल होता है वो 5.6 से कम होता है, ठीक है, उसका यानी पानी का जो रेन का जो नेचर होता है पीएच स्केल पे वो 5.6 से नीचे होता है तो वो एसिड रेन कहलाती है, क्योंकि उसमें सल्फर वगैरह की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमारी जो स्किन है उसको जला देती है, तो इसकी वजह से इसको एसिड रेन बोला जाता है, ठीक है। पीएच ऑफ द सॉइल, सॉइल का पीएच कितना होता है? प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रो, ठीक है, प्लांट को भी एक हेल्दी ग्रो के लिए अच्छा पीएच स्केल चाहिए होता है। पीएच और डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर, जो कि एक एसिड है, जिसमें भी एसिड है तो कहीं ना कहीं पीएच स्केल से इसका रिलेशन तो है ही। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, खाना पचाने के समय स्टमक प्रोड्यूस करता है एसिड और काउज करता है थोड़ा सा पेन, इरिटेशन होती है हमको, जो भूख लगती है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, इस पेन से बाहर आने के लिए हम लोग एंटासिड नाम से माइल्ड बेस लेते हैं, क्योंकि एसिड का जो काट है, एसिड का जो उपाय है वो बेस ही है, तो हल्का सा माइल्ड बेस आप ले सकते हो, ठीक है। लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgOH2 बोलते हैं इसको, इज न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, तो जो एक्सेस एसिड की मात्रा है उसको ये बेस जो है वो इक्वल करके खत्म कर देता है, ठीक है। तो जब भी आपको एसिडिटी होती है या पेट में जलन सी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको जो दवा देता है उसका नेचर बाई नेचर जो होता है वो बेस होता है, ठीक है, बेसिक नेचर में होता है वो, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या माइल्ड बेस की तरह होता है वो। तो ये बात ध्यान रखें, आप खुद भी ले सकते हैं, बट मतलब हल्के पावर का लें, ठीक है, बहुत ही हल्का, ताकि नुकसान ना करे, साइड इफेक्ट ना करे, बट आपको पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर आपको दवा देता है वो बाय नेचर बेसिक होता है, ठीक है। पीएच चेंज एज काउज ऑफ टूथ डिके, जो हमारा टूथ है, दांत है, वो स्टार्ट हो जाता है डिके, यानी झड़ना, या आप कह सकते हैं एक तरीके से खराब होना, जब माउथ का पीएच लेवल लोअर हो जाता है देन 5.5, क्योंकि 5.5 से लोअर हो जाएगा तो एसिडिक नेचर हो जाएगा पानी का, और एसिडिक नेचर होने की वजह से दांत का जो एनामेल है, सबसे हार्डेस्ट पदार्थ होता है बॉडी में, लिखा भी हुआ है,
टूथ एनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, टूथ का जो एनामल है वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का, उससे मिलकर बना होता है। यानी हमारी जो दांतों पे परत होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, वो हमारी पूरी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है। तो एक नंबर में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए बॉडी में सबसे हार्डेस्ट, ठीक है, पदार्थ, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो आप बोलेंगे कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि दांतों का एनामल होता है जिससे मिलकर बना होता है। ठीक है, दांतों का एनामल जिस चीज से यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। डज नॉट डिजोल्व, पानी में घुलता नहीं है बट कॉरोड हो जाता है, ठीक है, कुरद दिया जाता है जब इसका पीएच लेवल पानी का लोअर होता है 5.5 से, ड्यू टू एसिड्स, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द फूड पार्टिकल बाय द बैक्टीरिया। जब हमारे दांतों में खाना फंसा रह जाता है तो जो बैक्टीरिया हैं वो खाने को सड़ा देते हैं, जिससे कि एसिड प्रोड्यूस होता है, और उस एसिड के कारण हमारे दांतों का जो पीएच लेवल है वो डाउन चला जाता है। ठीक है, और एनामल जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से जो मिलकर बना होता है वो भी कहीं ना कहीं डिग्रेड होने लग जाता है और दांत खराब होने लग जाते हैं। यूजिंग टूथपेस्ट, जो कि जनरली बेसिक होता है नेचर में, टूथपेस्ट की मदद से, जो कि बेसिक में होता है नेचर में, टूथ डीके को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, दांतों के जो सड़न है या उसके खराब होने को हम रोक सकते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं खराब खाने से, खाना जो हमारे दांतों में फंसा रहता है उससे जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं उस एसिड को ये बेस खत्म कर देगा, जो कि टूथपेस्ट होता है। इसलिए हम टूथपेस्ट से अपने दांतों को साफ करते हैं। फिर बोला सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, केमिकल्स वॉरफेयर के थ्रू, केमिकल बदलाव के थ्रू एनिमल्स और प्लांट्स कैसे अपने आप को बचाते हैं। जैसे बी है, ठीक है, हनी बी जिसको हम बोलते हैं मधुमक्खी, वो स्टिंग यानी कि डंक मारती है, ठीक है, लीव्स एन एसिड विच काउज पेन इन इरिटेशन, ठीक है, वो डंक मारती है, एसिड होता है उसमें, ठीक है, जो कि हमारे को पेन और इरिटेशन करता है, इसलिए मधुमक्खियों से दूर रहते हैं। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा और स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा अगर आप उस जगह लगाते हैं जहाँ पे उसने काटा है आपको या डंक मारा है तो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। स्टेनिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड, ठीक है, जो डंक होता है नेटल लीव्स का वो भी हमें इरिटेशन काउज करता है, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन और पेन, रबिंग विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट गिव रिलीफ, डॉग प्लांट के लीव से जब आप वहाँ पर रब करेंगे जब आपको थोड़ा सा आराम मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको नेटल लीव से इंजेक्ट मेथनोइक एसिड से दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, यानी नेटल लीव जो है वो कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है, मेथनोइक एसिड इंजेक्ट करती है, और इससे आपको कैसा आराम मिलेगा, रब करने से यानी रगड़ने से, किसके लीव को, डॉग प्लांट के लीव को, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये रियल लाइफ में हमारे यूज है कुछ एसिड और बेसिस का। फिर बोला पीएच ऑफ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या बनाएंगे, न्यूट्रल, जिसका पीएच लेवल 7 होगा, जैसे वाटर का, प्योर वाटर का। और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में वीक बेस, ठीक है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में वीक बेस एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। एसिडिक क्यों बनाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने बताया ना जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका असर होगा। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में वीक बेस मिलकर एसिडिक सॉल्ट बनाएगा जिसका पीएच लेवल 7 से कम होगा, ठीक है। और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस में वीक एसिड होगा तो बेसिक सॉल्ट बनाएगा जिसका पीएच लेवल ग्रेटर देन होगा 7 से, इतना ध्यान रखेंगे आप। फिर आप बोल रहा है कि केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से कुछ केमिकल्स मिलके बने हुए हैं, ठीक है, वो ज़रा ध्यान देखेंगे आप, ठीक है। कॉमन सॉल्ट यानी NaCl से जो केमिकल फॉर्म होते हैं उनको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिर आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, फिर आपका ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 है, बेकिंग सोडा का NaHCO3 है, वॉशिंग सोडा का ये है Na2CO3.10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O यानी वाटर, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.half मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, इनके केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है, वो याद रखना है, नेम याद रखने हैं, और इनके यूजेस नीचे दे रखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में जरूर आते हैं कि इनका यूज कहाँ पे होगा, इस चीज़ में किस चीज़ का यूज होता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं। चलिए स्टडी कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्टिव सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl के एक्टिव सॉल्यूशन से, यानी कि सोडियम क्लोराइड के, नमक के एक्टिव सॉल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है NaOH में, जिसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू क्या होता है, ये रिएक्शन दे रखा है इसका, 2NaCl यानी 2 मॉलिक्यूल थे सोडियम क्लोराइड के और उसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर के मिलाए गए, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और क्लोरीन और हाइड्रोजन को अलग से निकाल देता है। एनोड पे क्लोरीन जमा हो जाती है यानी पॉजिटिव नोड पे, और कैथोड यानी नेगेटिव पे हाइड्रोजन गैस जमा हो जाती है। नियर कैथोड NaOH सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, कैथोड रे के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है। और बात करते हैं यूजेस की, तो जो इसमें
H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलता है, वो फ्यूल या मार्गरेन के लिए यूज होता है। क्लोरीन जो है वो वाटर और ट्रीटमेंट के लिए या पीवीसी पाइप्स बनाने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है क्लीन करने के लिए, स्टील्स को, बर्तन को साफ करने के लिए जो स्टील से बने होते हैं, मेडिसिन के लिए यूज होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डिग्रीजिंग मेटल्स के लिए, सोप्स के लिए और पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। और क्लोरीन प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर ब्लीच बनाता है, जो कि हाउस होल्ड ब्लीचेस के लिए यूज होता है। ब्लीचिंग फैब्रिक्स, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए भी यूज होता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर की बात कर देते हैं, CaOCl2। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। इसको भी किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं आप देखेंगे। इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्केल्ड लाइम। ठीक है, लिखा है ड्राई स्केल्ड लाइम पे एक्शन करके इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। क्लोरीन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो कैल्शियम क्या बन जाता है, कैल्शियम यानी CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोराइड, इस तरीके से आप कुछ कह सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, और वाटर प्रोड्यूस होता है। इसके यूजेस क्या है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीच करने के लिए कॉटन और लाइनन इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है ये। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए इसका यूज होता है। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने वाले पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इसका, यानी प्योर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं थोड़ा और आगे। बेकिंग सोडा बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको। तो NaCl प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में NH3 मिला के ये बनता है। ठीक है, आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा। और NH4 भी Cl भी बनता है। ठीक है, ये पूरा इसका केमिकल फॉर्मूला याद कर लेंगे। और ये एक माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस है। ठीक है, माइल्ड मतलब हल्का, मध्यम कैटेगरी का। नॉन कोरेसिव बेस होता है। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, पकाते हैं इसको जब, तो आपको ये जो दे रखा सिंबल, ये कैटलिस्ट का सिंबल है जो रिएक्शन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, टेम्परेचर कैटलिस्ट वगैरह यहाँ एरो के ऊपर मेंशन किया जाता है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा भी था। और ये सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसके यूजेस क्या है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टेटिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हिच काउज ब्रेड एंड केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है, एंड इंटीग्रेडिएंट इन एंटासिड। एक ये एंटासिड के अंदर एक इंटीग्रेडिएंट पाया जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एंटा एसिड जो एक माइल्ड बेस है। जब हमारे पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो हम एंटासिड ले लेते हैं जो कि एक माइल्ड बेस होता है। तो उसका बनाने का एक इंटीग्रेडिएंट भी, एक प्रोसेस, जब एंटासिड को बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ डाली जाती है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को वहाँ पे भी डाला जाता है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, खाने का सोडा होता है एक तरीके से आप कह सकते हो ये। ठीक है, आपने घरों में भी देखा होगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। यूजेज इन सोडा एसिड्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका यूज होता है। ठीक है, अब फिर बात करते हैं वॉशिंग सोडा, धोने के सोडे की। ठीक है, इसका ये केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.H2O, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो हमको वॉशिंग सोडा मिलता है। एक बेसिक सॉल्ट है ये। ठीक है, इसका जो नेचर है वो बेसिक सॉल्ट होता है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, Na2CO3 प्लस में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये Na2CO3 देता है, .10H2 यानी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देता है। ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। मैन्युफैक्चर करने के लिए बोरेक्स, यानी बोरेक्स बनाने के लिए इसका यूज होता है। क्लीनिंग करने के लिए एजेंट, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। ठीक है, साफ सफाई में भी यूज होता है इसका, मैंने आपको बताया था, धोने का सोडा होता है ये। ठीक है, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का जो खारापन है उसको हटाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में कई यूजेस हैं, यूजेस बहुत ध्यान रखेंगे आप। फिर हम बात करते हैं प्लांट ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स बोलते हैं इसको। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.H2O, हाफ H2O, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हीट करने पे 373 केल्विन पे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आप कह सकते हो, क्योंकि 273 केल्विन का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर हो जाता है तो ये लूज कर देता है वाटर के मॉलिक्यूल्स को और बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी POP जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, ये बन जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP बोलते हैं शॉर्ट में। बोला इट इज व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर। ये व्हाइट पाउडर होता है, जब पानी के साथ इसको मिलाया जाता है तो ये चेंज हो जाता है जिप्सम, यानी काफ़ी कठोर हो जाता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद जम जाता है। आपने मिट्टी के बर्तन भी देखेंगे जो प्लास्टर पेरिस से बना होता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो कहते हैं ना प्लास्टर कर दिया है, तो जो प्लास्टर करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही मिलकर बना होता है। तो यूजेस क्या है, डॉक्टर यूज करते हैं POP को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को सपोर्ट करने के लिए, फ्रैक्चर्ड बोन्स के लिए, मैंने आपको बताया था यूज होता है ना, जहाँ बोन्स फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं,
हड्डियाँ टूट जाती हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद ली जाती है। फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, टॉयज मटेरियल को बनाया जाता है इसके थ्रू डेकोरेट करने के लिए घर को, ठीक है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, जो हम घरों में पेंट वगैरह कराने से पहले पुट्टी वगैरह करते हैं तो उसमें भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। एक सॉल्ट के अंदर फिक्स यूनिट ऑफ वाटर जो होते हैं, उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब एक फॉर्मूला यूनिट मास में प्रेजेंट होते हैं किसी सॉल्ट के, तो उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे। कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जैसे CuSO4.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है, हैज 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। Na2CO3.10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। CaSO4.2H2O में 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। तो ये इस तरीके से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ पर आपको कई बार वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिला होगा, जैसे ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के, इसमें 10.10H2 है, तो ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर है ना, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉशिंग सोडा के अंदर, तो इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपने पढ़ लिया होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तक और अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। मैंने काफ़ी कोशिश की अच्छी तरीके से चैप्टर को समझाने की। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस तरह की अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।